और अब कांग्रेस की स्थापना कार्य से ही को स्थापित करता हो जाए। सरकार तो बना नहीं पाई बेचारी। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक चला, इसको कब तक पढ़ना है। 1885 से 1947 वहीं तक पहुंच रहे। 1885 से 1947 तक अपन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले का भाव, सबसे पहले जैसे अपन ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कौन कर रहा है? एओ होम। एओ होम का पूरा नाम क्या है? ऑक्टेवियन। पूरा नाम क्या है इनका? हाँ, इनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पहला इनकी जो स्थापना भाई 28 दिसंबर 1885 को भाई थी स्थापना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कहते हैं पहले स्थापना होनी थी पुणे में। पुणे में पहला अधिवेशन होना था, लेकिन पुणे में कौन सा हैजा या प्लेग नामक रोग फैल गया था, जिस कारण इस अधिवेशन को स्थगित करके मुंबई लाया गया। और बम्बई में कौन सा स्थान है तो जो? हाँ, गोकुलदास स्थान था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, संस्कृत कॉलेज जो ग्वालियर टैंक मैदान में हतो जो स्कूल स्थापित हतो, तो याद रखो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहले नाम रखा जाना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या रखा जाना था? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय, पहले नाम क्या था? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय, ऐसे नहीं आ रहा, ठीक आ रहा, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने सलाह दी थी। ठीक है, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया और इसका नाम कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। चलो, इसके बाद आगे अगर अपन बात कर लें, इसके बाद आगे जो हुआ था, बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता या तो वकील थे या पत्रकार। जो बंबई में अधिवेशन भाव तो कितने हो रहा तो बंबई में
बम्बई अधिवेशन में, भाई पढ़े लिखे लोग आगे आते है ना, बम्बई अधिवेशन में क्या हुआ था, अधिकतर नेता जो भाग ले रहे थे वे या तो को थे पत्रकार, और पत्रकार नहीं थे तो वो वकील थे, वकालत करके या वकालत पढ़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, इन लोगों ने बड़ी मात्रा में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। हालांकि इसमें क्या था, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी और अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब हर कोई ना कोई टोटल था 72 सदस्य थे इसमें, और ऐसे कोई हिंदू वर्ग से, कोई मुस्लिम वर्ग से, मतलब यहाँ पे अलग अलग वर्गों से लोग शामिल हो रहे थे, मतलब अपने अपने वर्गों का कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे यहाँ पे ना। तो 72 संख्या थी और अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ज्यादातर लोग ऐसे थे यहाँ पे। इसमें एक बात और है कि इसमें सर्वाधिक सदस्य संख्या किस प्रांत से थी, ये क्वेश्चन पीसीएस तक पूछा जाता है, तो लिख लो इस अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य संख्या बम्बई प्रांत से थी। इस अधिवेशन मतलब बम्बई अधिवेशन में ना सर्वाधिक सदस्य सर्वाधिक इस अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से थी, मुंबई यानी बम्बई प्रांत से कितने आते, 38। ठीक है, सर्वाधिक सदस्य संख्या बम्बई प्रांत से थी, 38 सदस्य थे, है ना। अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यूसी बनर्जी, अध्यक्ष को थे बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और इसके जो सचिव बने हुए थे ए ओ ह्यूम, कौन थे, सचिव ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम क्या थे, इसके सचिव थे। अब आगे बात कर लें, इनमें शामिल को थे, तो काफी लोग थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त, ये लोग इसमें शामिल थे। लेकिन अब आगे अगर बात कर ले कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये पॉइंट डाल लो, पूछते हैं पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। कारण क्या था, नाराजगी नहीं थी, सीधा कारण ये था कि इसी समय एक था इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस चलती थी, उसका दूसरा अधिवेशन आयोजित होना था। काय का होना था शक्ति, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसी समय क्या हुआ है, इसी समय इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। हालांकि यह 1886 में, देखो सुन लो, फिर से बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। हालांकि इंडियन एसोसिएशन, बात एक ही है, हालांकि 1886 में बोला मैंने, 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया।
हालांकि इसका क्या है, 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया। एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का क्या हो गया था, कांग्रेस में विलय हो गया था। क्या हो गया था, कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन एसोसिएशन का किसमें विलय हो गया, विलय हो गया। विलय किसमें होगा, कांग्रेस में होगा। ठीक है, कैसा लिख सकते हो आप, आगे लिखो। देखो, सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध किससे नहीं रहा, जिनका संबंध कभी कांग्रेस से नहीं रहा। जिनका संबंध कभी कांग्रेस से नहीं रहा। ठीक है, कांग्रेस से नहीं रहा, पूरा लिख लो। चलो अगला पॉइंट डालिए, आगे लिखो। देखो, इसके लिए अब अलग अलग हैं, अलग अलग विचार हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना के विषय में कुछ विवाद है, कुछ मत है, कुछ सिद्धांत है, फिर इसके बाद अपन चरण प्रारंभ करेंगे। अगर हम बात कर लें शेफ्ट बॉल्ब सिद्धांत के अनुसार डफरिन के निर्देश पर ही एक शेफ्ट बॉल्ब सिद्धांत, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्या है, सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत। बोले, सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत के अनुसार अपनी सुरक्षा के लाने सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत, मतलब कछु नहीं लिखना, नहीं समझना है केवल। सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत मतलब कुछ विचारक ये कह रहे हैं कि लॉर्ड डफरिन के सारे पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य की थी। मतलब लॉर्ड डफरिन ने सिग्नल दाओ तो डफरिन ने की सिग्नल दाओ तो ह्यूम को किसको, ह्यूम को क्या कहा था कि जाओ कांग्रेस की स्थापना कराओ, इससे क्या होगा, ये हमारे साथ काम करते रहेंगे और हमारे लिए हम ज्यादा दिन तक भारत में शासन करते रहेंगे। एक तो उद्देश्य ये था, उन्हें ये पता नहीं था कि जिस कांग्रेस को हम जन्म दे रहे हैं कल यही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसमें गांधी जी हैं, तो गांधी जी लड़ाई अच्छे से लड़ते हैं। लिख लो, कुछ विचारकों के अनुसार सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत के सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत के मतानुसार सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब इसको सुन लो, ये तो लाइन लिख लीजिए, इसको समझे। यहाँ पे वो ये चाह रहे थे कि 1857 की क्रांति की विफलता भाई और ई के कारण भारतीय जनता में पनपता असंतोष है। मतलब 1857 की क्रांति असफल रही और जनता बहुत ज्यादा कहा थी, उन सब असंतुष्ट थी। तो बेजा चाह रहे थे कि उग्र रूप धारण ना करे। बोले जनता क्या है, असंतुष्ट है, कहीं उग्र रूप धारण ना कर ले 1857 जैसा। तो जनता उग्र रूप धारण ना करे और क्या हो जाए, बिना मतलब इस बात को बिना खतरे के ही सुरक्षा दी जाए। मतलब उग्र रूप धारण भी ना कर पाए और हम लोग सुरक्षित भी रहे। ठीक है, तो इको ने नाम दो तो सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत। हालांकि लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में इसके ऊपर लिखा भी था, है ना। सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत के विषय में किसने, राजा लाला लाजपत राय ने इसके विषय में लिखा था कि अंग्रेजों की ये चाल है कांग्रेस की स्थापना, कि वो चाह रहे हैं कि हम तुमसे क्या है, तुम्हारी उग्रता को दबा भी दें और तुम्हें संतुष्ट भी कर दें और तुम्हें कुछ दे हैं भी ना, है ना। अब अगला एक और लिखो। देखो,
इधर क्या था, इसको भी समझो। लाला लाजपत राय के अनुसार ये था कि ह्यूम को जब पता चला, इस बात का विश्वास हो गया कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है। मतलब जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत ले आ रहे, इनके पहले की बात चल रही है, स्थापना के पहले का चल रहा। जब उन्हें जो पता चलो कि भारत में बहुत ज्यादा विस्फोट होने वाले हो, और इस विस्फोट को क्या, इससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। मतलब भारत में इतना बड़ा विस्फोट होगा कि ब्रिटेन का साम्राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब 1800 क्रांति से भी बड़ा विस्फोट कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक यंग इंडिया में लिखा भी है लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस के डफरिंग के दिमाग की उपज थी। मतलब लिख लो, एक पॉइंट अलग से लिख लो, लिखना हो तो ऐसे। लाला लाजपत राय के अनुसार, लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस, लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस की स्थापना, लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब बी के चटर्जी का क्या रहा के सापेक्ष में, बी के चटर्जी भी बोल रहे हैं। देखो, बी के चटर्जी, बी के चटर्जी सीधे क्या रहे, देखो इसमें, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस, हाँ, जे इसका ब्लैक पेंसिल राइट करिए इसको आप, बी के चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस की स्थापना के विषय में क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। काय के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, इसके बाद और भी है। सर सैयद अहमद खान, इनका संबंध नहीं रहा, वो क्या रहे हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया कोई तरीका था। डफरिन अलग क्या है, डफरिन का कह रहा है, डफरिन कह रहा है वह जनता को अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बोले कांग्रेस की स्थापना इससे करी गई जिनकी संख्या कम है, हम उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये अपना कर्जन का कह रहा है, अंग्रेज तो अंग्रेजन जैसी बात करें। कर्जन क्या है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस के विषय में कर्जन जी बोलते हैं, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। अगला, बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं, यदि वर्ष में एक बार भी मेढक की तर्राएं हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बेजा कह रहा है वर्ष में एक बार विद्रोह करो ना तो कछु होने वाला नहीं, हमें बार बार विद्रोह करना पड़ा। ये विचार है, ये सबको नहीं लिखना। अब इतने हेडिंग डालो, भारत राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। जो आपके विचार हैं ये मेंस के पेपर में लिखने के काम आते, वहां लिखे जाते। आप 7-8 लाइन छोड़ दो, एक लिख लो बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। बाल गंगाधर तिलक के सामने लिख दो, यदि वर्ष में एक बार भी मेढक की तरह टर्राएं, यदि वर्ष में हम एक बार भी मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लिखना है ना, यदि वर्ष में हम एक बार भी मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब हेडिंग यहाँ पे डाल दो, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। आंदोलन का प्रथम चरण। देखिए यहां से अब आपका थोड़ा सा मुश्त हो जाता है बहुत ज्यादा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण में आपको क्या पढ़ना है उस पर फोकस करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। मतलब 1885 से 1905, 1885
85 से 1905 तक की को जलवा रहा हो। इतः देखो इधर पर क्या रहा, उदारवादियों का, ठीक है। 1805 से लेके 1885 से लेके 1905 तक किसका जलवा रहा, मतलब वर्चस्व रहा, जो सक्रिय रहे वही रहेगा भूमिका में, तो उदारवादी रहे, ठीक है। और इस संगठन में जो उदारवादी चरण था आपका, जो उदारवादी चरण है 1885 से 1905, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, देखो जो है, अब इसको अपन किस नाम से जान रहे हैं, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में कौन थे, अब इसको देखें। उदारवादी चरण में जो मुख्य भूमिका में लोग थे वे क्या थे, शहरी शिक्षित भारतीय तक ही सीमित था, मतलब इनमें सबसे ज्यादा आप देखना पढ़े लिखे लोग मिले, शहरी शिक्षित, इसमें गांव का हर व्यक्ति नहीं जुड़ पाया। शहरी शिक्षित भारतीय थे पहला। एक चीज और जान लो कि इनमें क्या हुआ, इनका लक्ष्य अनुमय विनय तक ही था, मतलब एक पॉइंट लिखो, इस काल में कांग्रेस पर, पहले वाला लिख दिया था, इसी के अंतर्गत हेडिंग है उदारवादी चरण। अब जो भी लिखें आप उदारवादी चरण में लिखें। और सबसे खराब बात कहा थी, इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास था, ठीक है, ये लिख गया, शहरी भारतीय थे। दूसरा, इन्हें इन्हें ब्रिटिश इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था, इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था। हो गया। अगला, इस काल में कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय, इस काल में कांग्रेस पर, इस काल में कांग्रेस में कर लो, इस काल में कांग्रेस में मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर, लेखक आदि शामिल थे, आदि शामिल थे, मतलब जो ठीक ठाक मुख्य धारा में है समाज की वही शामिल था। अगला, देखो इस समय नेताओं में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता को मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, वो हो गए, मालवीय जी हो गए, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद लिख लो गोपाल कृष्ण गोखले, हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी आदि प्रमुख थे।
आदि प्रमुख थे। अगला एक और लिखो, देखो यहाँ पे क्या था। अब तो उदारवादियों ने क्या किया, अधिवेशन बुलाने लगे, बैठकन के माध्यम से अपना काम कराने लगे। तो पहले लिखो, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय 1887 में भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। स्थापना की यानी सीधा है। देखो अब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है, 1887 ईस्वी में अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है, मांग करे, कमेटी बने, एक यूनिटी होगी तब तो मांग करेगी, तब तो मांग पूरी होगी इसकी। अगला लिखो, 1892 के 1892 के 1892 के 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना। 1892 का बात तो भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना, परिषद अधिनियम का पारित होना, पारित होना क्या था, उदारवादी नेताओं का ही परिणाम था। पारित होना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, इनकी मांगते ने प्रयास करे, इसलिए बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित भाव और ई के फलस्वरूप का भारत का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा क्या हो गया था, बढ़ गया था। एक और लिखो, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, आंदोलन के प्रथम चरण में, प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप, स्वरूप कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। जैसे अब आप ऐसा देख सकते हो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ऐसा देख सकते हो 1886 में, देखो प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष बन रहे 1886 में, को बन रहे दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष को बने, दादा भाई नौरोजी बने। दूसरा, अगर यही दूसरी बात कर लें अपन, लिख लो, दादा भाई नौरोजी के बाद को है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887। देखो, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रथम प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष लिखो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला रखो। इसके बाद प्रथम ईसाई जॉर्ज यूले 1888 में, 1888 में प्रथम ईसाई अध्यक्ष को बनो। हाँ, जॉर्ज यूले कौन बना? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले हो गया। इसके बाद आगे वाले लिखो। लोक आंदोलन के प्रथम चरण में, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के सिद्धांत का, प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, ऐसा रखना। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने ये क्या किया था? हाँ, एक सिद्धांत बताया था, इसमें था धन के निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत, कॉमा रनाडे और रानाडे और आरसी दत्त, यानी रमेश चंद्र दत्त, रानाडे और आरसी दत्त द्वारा लिखी गई, आरसी दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास, लिखी गई पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास। कौन सा इतिहास? भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। के कारण इसको भारत का आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। कछुए तक मांगे भी इनकी रही, ठीक है, मांगन के बाद चलते रहो, काफी चीजें तो चलना था। यहाँ पे देखो, वायसराय लॉर्ड डफरिन ने, यहीं पर पहले चरण के बाद वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर पुकारा।
कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर पुकारा। हेडिंग डालो, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण की संस्था कहकर पुकारा। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, इनका टाइम है 1905 से 1919। कब से कब तक चला? 1905 से लेकर चला ये 1919 तक। 1905 से 1919 तक। अब देखिए यहाँ पे इतने एक नावगोट सामने आया है जिनको कहा जाता उग्रवादी, यानी हम कह सकते हैं लाल बाल पाल अरविंद घोष इतने प्रमुख नेता हैं। लिख लो, इस आंदोलन के समय को कहते लाल बाल पाल अरविंद घोष। अरविंद घोष कौन थे? प्रमुख नेता थे ये लोग। लाल से को है लाला लाजपत राय, बाल से को है विपिन चंद्रपाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक थे। हाँ, बाल से यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, लाल से लाला लाजपत राय रहेंगे और पाल से रहेंगे विपिन चंद्रपाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्रपाल और चौथे थे अरविंद घोष। ये इस चरण के प्रमुख नेताओं के रूप में इनको अपन लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए आगे क्या था? अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुमय बिना मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण क्या हुआ? कुछ राजनीतिक लोगों ने या कुछ राष्ट्रभक्त भी कह सकते हैं, इन लोगों ने दूसरा मार्ग चुना। क्या हुआ? सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे आया पहला आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? तो 1878 में। लिख लो। नहीं, थोड़ा सा कि इस कारण से हो रहा है, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। जब वहां लिखोगे ना मेन सेंस में कहीं लिखने को मिल जाएगा तो पकड़ सकते हो। देखो, सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया है बोलो? 1878। विश्वविद्यालय अधिनियम, दूसरा था विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम पीछे पढ़ा दिया था 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904। और एक और मेन जो कारण था वो था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905। ये भी क्या थे?
दूसरा रास्ता चुनने के लिए कुछ कारण ये भी थे कि इस प्रकार के एक्ट आए जिससे भारतीय जनता क्या हुई, असंतुष्ट हो गई। आगे इसी तो ये तो हो गया अपने यहाँ का शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय घटना कैसी घटी, इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना। इथोपिया इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, मतलब इथोपिया ने किसको, इटली को हरा दिया था 1895-96 में, है। हाँ हाँ, इसी के अंतर्गत आएगा 1904 इसी में। हाँ हाँ, दोनों साथी में। देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा था जापान द्वारा रूस को पराजित करना। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में दो बार इटली हार गया, इथोपिया ने इटली को लपेट दिया और जापान द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। इसमें भी थोड़ा सा माहौल क्या था, गर्म था। आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि होने वाले और इन देशों में कहते कहते इसी टाइम पे आयरलैंड में, चीन में, तुर्की में क्या हो रहा है, चीन, आयरलैंड और कहते हैं, लिखना नहीं समझना, और कहां पे, तुर्की। इतना क्या हो रहा है, इतना आंदोलन चल रहा है। इन आंदोलनों को देख के हमें भी लग रहा हो कि हम लोग भी आंदोलन करें और हमें भी इतना क्या मिल जाए, आजादी मिल जाए। और इटली हार गई से थोड़ा और पॉजिटिव है, इथोपिया ने तो उसको हरा दिया है, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हम यहाँ पे पार पाल लें। लेकिन एक एक तो जो था, दूसरा क्या था, 1896 से 1900 के बीच क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा। दूसरी दिल्ली दरबार, इसी टाइम पे दूसरी दिल्ली का दरबार लगाया गया था। बहुत ज्यादा खर्च क्या कर गया, यहाँ हम लोग भूख से मर रहे थे और उधर उन लोगों ने उल्टा सीधा पैसा खर्च किया, तो इससे हमारे अंदर क्या हुआ, असंतोष फैला। जैसे भाई जय गुरुनाम या किसी जगह पहुंच जाओ, वहां पर राजा जी क्या कहो, राजा मस्त हैं और जनता भूखन मर रही हो, उनके यहाँ कोई आए वो बढ़िया स्वागत करें, खूब खर्चा करे, तो जनता गुस्सा आएगी कि नहीं गुस्सा आएगी, वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1903 का दूसरा दिल्ली दरबार होना भी था, लिख लो। देखो इस आंदोलन का इस आंदोलन का एक कारण भारी अकाल के बीच भव्य दिल्ली दरबार होना था, ऐसा लिख लो। भारी अकाल के बीच भव्य भव्य दिल्ली दरबार होना था, पुस्तक में 1903। ठीक है, अभी के बाद आगे अगर बात कर लें और कहा तो भव्य दिल्ली दरबार होना था। भव्य दिल्ली दरबार का मतलब खूब खर्चा हो रहा होता है। अब इन्होंने कहा जब जीत नहीं रहे थे तो इन्होंने क्या किया, तिलक पर और राष्ट्रवादी जितने नेता थे सब पर राजद्रोह को आरोप लगा के इनको जेल भेज दिया, जीवन कारावास के लाने, ठीक है, लंबे समय के लाने। लेकिन ऐसे तिलक ने क्या कहा, देखो इसी समय तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर से सुनो, इसी समय तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब ऐसा ही कहा हो रहा, उग्रवादी विचारधारा के जो समर्थक थे उनने बाल गंगाधर तिलक की क्या है, राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। कैसे करी थी, हिंदुत्व की भावना से। और इसी टाइम में तिलक ने 1893 गणपति महोत्सव, लिखो लिखो अगला पॉइंट, इसी समय तिलक ने इसी समय तिलक ने इसी समय तिलक ने इसी समय तिलक ने एक मिनट, इसी हाँ, इसी समय तिलक क्या कर रहे हैं, देखो इसी समय तिलक ने गणपति महोत्सव
इसी समय तिलक ने गणपति महोत्सव 1893, तिलक ने क्या है गणपति महोत्सव कब मनाया? गणपति महोत्सव 1893। और शिवाजी महोत्सव शिवाजी महोत्सव 1895 की शुरुआत करवाई। अठारह सौ पंचानवे की क्या करवाई? शुरुआत करवाई। ठीक है, अगला पॉइंट। देखो इसी समय गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। हुआ क्या, उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, और जैसे ही उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया वैसे ही क्या हो गया, कहते हिंदू और मुस्लिम बंटने का प्रारंभ हो गया। अब हुज्जे का उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष हुआ 1960 में, और विचार न मिलने के कारण सूरत में कांग्रेस का क्या हो गया, 1907 में विभाजन हो गया। 1907 में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, बैठक वही थी लेकिन सूरत में हुआ विभाजन। एक तरफ पहुंचा कौन, नरम भाई, और एक तरफ पहुंचा गरम। अब जब नरम और गरम में हम बट गए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा आंदोलन तेज चल रहा था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, अब हेडिंग डालो बंगाल विभाजन 1905 है। परिषद बना ली, परिषद बनाने के बाद कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, इतने यही आंदोलन के लाने हम लोग काम कर रहे, बैठकें हुई, लेकिन तिलक पर जो है धार्मिक यानी सांप्रदायिक आरोप लग गया था कि हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। धीरे धीरे बैठक हुई 1907, लेकिन 1907 से पहले अपन क्रम से पढ़े, सबसे पहले 1905 बंगाल विभाजन पढ़े और पूरी घटनाओं को समझते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो बंगाल विभाजन 1905। अब इतिहास में आपको पूरा क्या है, मटेरियल एकदम मस्त इतनी से आता है। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 में अब लिखना प्रारंभ करो। गवर्नर जनरल कौन था इस समय, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। देखो देखो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ये पेपर में आता है। इसके बाद यहां पे लिखोगे दूसरा पॉइंट, देखो यहाँ पे दो चीज थे,
एक तो वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का जो उनने कारण बताया था वो बताया था राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना उनका मेन उद्देश्य था। हालांकि उनने बहाना चलाओ तो बंगाल बिहार उड़ीसा है जो हमारी प्रेसिडेंसी, इनको थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। लेकिन सही मायने में इसका कारण ये था कि राष्ट्रीय चेतना जो जन्म ले रही थी एक जगह हर जगह, इसको क्या था, नष्ट करना था। और यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। मतलब धार्मिक आधार पर इसे करोगा, धर्म को आरोप लगो तिलक जी पे लगो तो उनको हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में बड़ी आसानी हो रही। और इनने जो बंगाल का विभाजन किया वो क्या किस आधार पर किया, धर्म के आधार पर यहाँ पे बंगाल का विभाजन कर डाला। मतलब पश्चिमी बंगाल को हिंदू हतो, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम हतो। तो बंगाल को इनने दो भागों में बांट दो, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। अब पूर्वी बंगाल में कौन जाति निवास कर रही थी बताओ सकती हैं? पश्चिमी बंगाल में आते हिंदू और पूर्वी बंगाल में आते क्या, मुस्लिम। तो पूरब में को आते मुस्लिम आते, जी की मुस्लिम संख्या बाहुल्य थी, कहते को आते हिंदू। तो इन्हें बड़े आराम से बंटवारा कर दो, इन्हें परेशानी हुई, लोगों ने विरोध भी ज्यादा नहीं किया। ठीक है, अगला देखो 20 जुलाई 1905 को, देखना है, लिखो इसका तत्कालीन कारण बंगाल प्रेसिडेंसी में, इसका तत्कालीन कारण बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, उड़ीसा क्या यहाँ क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा शामिल थे। जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा, विभाजन का मुख्य कारण, जिसका लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताई गई थी। ठीक है, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या कही थी, प्रशासनिक असुविधा है। लेकिन सही मायने में अगर प्रशासनिक असुविधा होती तो ये हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं बांटते। यहाँ पे उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे दो भागों में तोड़ के बंगाल को प्रशासनिक असुविधा बताया था, असुविधा बताया था। अभी तो लिखा ही गया कि उन्हें कौन कौन से बांटता है, पूर्वी बंगाल को हिंदुओं, पूर्वी बंगाल मुस्लिम को दिया था, पश्चिम बंगाल हिंदुओं को कर दिया। लग गया। अब बंगाल विभाजन सही डेट का है, देखो 20 जुलाई। मुख्य कारण यही था, लेकिन उन्होंने जो वास्तविक कारण था, वास्तविक कारण ये था जो हमने अभी आपको बताया है कि इसे कहा है राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। ठीक है, अब इसे तो बोल रहे इसका वास्तविक कारण, इसका वास्तविक कारण राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। इसका वास्तविक कारण राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। इसीलिए इसीलिए उन्होंने इसीलिए उन्होंने पूर्वी बंगाल मुस्लिम को, इसलिए उन्होंने पूर्वी बंगाल मुस्लिम को एवं पूर्वी बंगाल मुस्लिम को एवं पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को दे दिया। ठीक है, पूर्वी मुस्लिम पश्चिमी हिंदू, हिंदुओं को दे दिया, जो लिखा बोर्ड पे। अगला 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की
बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या हुई, घोषणा की गई थी। अगला 7 अगस्त 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की हुई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। क्या की घोषणा की गई थी, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और कहा गया कि विदेशियों का, यानी विदेशी वस्तुओं का, विदेशी चीजों का हमने क्या किया, बहिष्कार किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहां से की गई थी, टाउन हॉल कहां से, कलकत्ता से। ठीक है, काय के विरोध में, बंगाल विभाजन कब हुआ, 20 जुलाई 1905, पूरा बोलो। हाँ, अगला लिखो, 16 अक्टूबर 1905 से 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। तो विभाजन की घोषणा कब हुई और प्रभावी कब हुई, दो ही क्वेश्चन अलग अलग बन गए। ठीक है, प्रभावी कब से हुआ, ये 16 अक्टूबर से, घोषणा विभाजन कब हुआ, हाँ 20 जुलाई को। ठीक है, अगला लिखो, तो ऐसे ही पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, इसका नाम क्या था, लिखना है इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब जो प्रभावी होगा ना, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नौ प्रांत बना होगा, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका आदि शामिल कर लाए गए थे। कोई खास नहीं है, मतलब देखो काजन ने ढाका को मुस्लिम बाहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। सीधा लिख लो, कर्जन ने ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। पूर्वी बंगाल में कौन था, मुस्लिम थे, तो कर्जन ने ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। अगला लिखो, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखो शोक दिवस कैसे मना होगा, तो सबने व्रत रखा, एक दूसरे को राखियां बांधी और वंदे मातरम के गीत गाए। हाँ, वो स्वतंत्रता पूरा
कार्यक्रम चला था। ठीक है, अगला कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी तथा बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। अब कांग्रेस को जो 1905 का अधिवेशन है, तो 1905 का अधिवेशन तो कितना हो रहा हो? बनारस में हो रहा हो, बनारस। इसकी अध्यक्षता कर रहे को गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष को है थे एक अनुमोदन किया गया। हाँ, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे चल के और भी कुछ कामों के पत्रिकाएं भी निकलेंगी, कुछ कुछ है ना। देखो, अनुशीलन समिति की स्थापना, ऐसा देखो, बंगाल की अनुशीलन समिति, बंगाल की अनुशीलन समिति पहली ऐसी क्रांतिकारी संस्था थी। बंगाल की अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति पहली ऐसी क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना, पहली क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना बारेंद्र कुमार घोष एवं संस्था थी जिसकी स्थापना बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। और भूपेंद्र नाथ दत्त ठीक है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना अपन कर रहे हैं कल, है ना। एक और लिख लो, 1906 में 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ठीक है, बाकी कल कर लेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। काफी हो गया।